डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी रवि को समेटते हुए हमारे बीच में उद्यान के भी एक वैज्ञानिक आए हैं बारासिन के, वो भी आप लोगों को 5 मिनट में भी अपनी जो बातें हैं समसामयिक बता देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप बताएं। धन्यवाद जी सर। जनपद से आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, जिले के सभी अधिकारीगण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहयोग अपना देते हैं। डीडी साहब ने कहा है कि रबी सीजन से शुरुआत की जाए, सीजन की शुरुआत होने वाली है और इस बार तो मौसम ने भी अंत में ही साथ दिया है। तो शुरुआत से अभी वर्मा जी ने कहा कि आलू भी एक मुख्य फसल है, सब्जियों में मुख्य फसल आलू है। आलू में किसान भाई सब जानते हैं कि पोटास, गन्ना और आलू तो फसलें ऐसी हैं जिसके उत्पादन में पोटास का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन विगत मैं देख रहा हूँ कि लगभग 10 सालों से हर साल पोटास दुकान से या किसान के खेत से पहुंच नहीं पा रहा है। क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बिना पोटास डाले गन्ने का उत्पादन, आलू का उत्पादन, गन्ने की गुणवत्ता, आलू की गुणवत्ता संभव ही नहीं है। दोनों फसलें ही ऐसी हैं, दोनों फसलों का नेचर ऐसा है कि बिना पोटास की मात्रा के संभव ही नहीं है। और दूसरा ये कि हम लोगों ने गोबर की खाद जो एक सहारा था, वो धीरे धीरे गोबर की मात्रा भी कम होती जा रही है खेत में डालने की। तो इसका ही बता रहा हूँ विकल्प क्या है। आलू की खेती में बस 2 ही ज्यादा नुकसान करता है। नुकसान के तौर पर देखें, लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, और वो भी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, जैसे मौसम खराब होता है सबसे नुकसान करता है। वही यहाँ टमाटर में भी है, वही सब्जी की मटर में भी, तीनों में ड्रैगन ज्यादा होता है। और अगर हम लोग पोटास डालते तो शायद उसका प्रभाव कम होता। तो बीमारी का पोटास का गुण ही होता है कि पौधे में रोग क्षमता बढ़ाना, फसल की गुणवत्ता बढ़ाना, जब जो उत्पाद है उसमें चमक बढ़ाना। पोटास न डालने की वजह से, न होने की वजह से वो समस्या और बढ़ जा रही है आलू में, टमाटर में और सब्जी मटर। अब विकल्प क्या है कि पोटास महंगा भी है, मिलता भी नहीं है। तो आलू की फसल में सभी किसान भाई 0050 मिलता है, इनको का 0050% सल्फेट भी है, जो कि 100% साल्बल है और पौधे को 100% मिल जाता है। तो जब आप आलू की मिर्च चढ़ा लेते हैं, जब कंद बनना शुरू होता है, उस समय एक स्प्रे कर दीजिए 60 ml पर टंकी पहली बार। जब दोबारा करिए 1 महीने बाद, जब फसल हो जाए 65 दिन की, अगर लगता है कि जरा ठीक नहीं चल पा रही है आलू की, तब आप करना है 100 ml पर टंकी। कौन सा? 0050। ये बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, आसानी से होने वाला पोटेशियम फर्टिलाइजर है जी। 15 लीटर टंकी में पहला 60 ml, दूसरा 100 ml। अगर आप डाल देंगे तो कंद की साइज, कंद सारे बराबर साइज के होंगे, पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी। दूसरा, जो ब्लाइट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रकोप भी कम होगा। अब अगर 65 दिन के बाद जैसे ही आपको लगे कि नवंबर बीतने वाला है और मौसम अभी ठीक है, बस दिसंबर लगने वाला है और रात का तापमान डाउन होने वाला है, तो ये जान जाइए कि बिना बताए, बिना अलार्मिंग के आप ये तैयार रहिए। 100 ml NPK 2020 या 19-19 या 18-18 जो मिल जाए आपके मार्केट में, ये ध्यान देने बात है। 100 ml 2020, 19-19, 18-18, उसी के साथ 30 ग्राम टाटा मास्टर। टाटा के नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी बिकते हैं कीटनाशी या फफूंदनाशी या बीमारी नाशी मिलता है, जो बोरी मिलती है बाजार से, बोरी नहीं, NPK का मिलता है, 1 किलो पैकेट मिलता है, वो सस्ता है और अच्छा है, 100% रिस्पांस है। 2020 के नाम मिलता है या 19-19 के नाम मिलता है या 18-18 के नाम मिलता है। जिस रुपए मिलता हो, 1 किलो पैकेट आता है, 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में है, चाहे दयाल का हो चाहे को हो, इनका भी हो, ज्यादा नहीं। हाँ, वो जो फैक्ट्री बैग है, शुगर मिल आ रहा है, शुगर में
जी हम बताएं, किसान भाई बताएं, अगर आपने नेचुरल पोटाश डाला है उसका रिस्पांस मिला है तो बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी तरह की फसल है जनपद की, मुख्य फसल है तोरिया, तो किनारे हो गई है, जिसे रुलाई कहते हैं नाम में। बची है सरसों बर्बाद कर देती है जी, खेत को बर्बाद कर देती है। गेहूँ बोने में जितना क्षमती है उसमें लेकिन बर्बाद है तो 3 बार 2 बार तोरिया जो लाही ना, नहीं लाही हो इधर, लाही की फसल वैसे भी जो पूर्वांचल के 25 जिले हैं बलिया तक, सुल्तानपुर से लेकर बलिया तक, इनमें शूट ही नहीं कर रहा लाही के कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये पश्चिम में शुरू कर रहा है, इधर नहीं शुरू कर रहा है, ये फैक्ट है। ईस्टर्न प्लेन जोन में ये 25 जिलों में शूट ही नहीं कर रहा है तोरिया की फसल। मुख्य फसल हमारी कौन सी, हमारा कारण बता रहा हूँ, कारण भी हमारे यहाँ आप देखिए कि 1985 की वैरायटी है BPT 5204, जिसे आप लोग कहते हैं वो मसूरी के नाम से। जब से ये डेट वैरायटियों की पैडी हम लोग यूज करने लगे, एक ये कारण, दूसरा कारण इन 25 जिलों में हर पीढ़ी में भाई बंटवारा होने लगा। अभी 10 सालों के अंदर 22% किसान मार्जिनल हो गए। जो स्मॉल फार्मर थे वो आ गए 1 बीघा में 2 बीघा में। तो जो हमारी होल्डिंग कम होती चली जाती है तो किसान की क्षमता कम होती चली जाती है। जुड़ा हुआ पहलू है ना कृषि से। जब हम 1 बीघा काश्तकार हो गए, 2 बीघा काश्तकार थे, 4 बीघा काश्तकार थे, ज्वाइंट फैमिली थी 4 भाइयों की, तो हम 20 बीघा काश्तकार थे। अब हर पीढ़ी बंटवारा हो रहा है, तो हमारी होल्डिंग कम होने की वजह से जो डिसीजन लेने की क्षमता थी, जो मैकेनाइजेशन की क्षमता थी, वो कम होती जा रही है। वो भी एक कारण है। इसीलिए देखिए धीरे धीरे मध्य यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सब केवल राइस और पैडी बचा हुआ है। पैडी और व्हीट, केवल पैडी और व्हीट बची हुई है मेन क्रॉप के रूप में, क्योंकि अभी होल्डिंग कम होती चली जा रही है। जब एक काश्तकार है, 2 काश्तकार है, तो उसको सब कुछ करना है। ये कारण है, ये सोशल कास्ट है। अब आते हैं थोड़ा सा, अभी ये साहब कहा था कि समाज विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पिछले लगभग 2-3 सालों से, और विशेष रूप से पिछले साल 15 जनवरी के बाद जनपद के तापमान में एकाएक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। उस समय क्या होता है, जनपद में जितने लोग गेहूं बोए हुए होते हैं, गेहूं की बढ़वार उसमें पीक पर रहती है। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री हाई हो गया तो एक ऐलान हो गया फसल को प्रकृति की तरफ से कि जल्दी करो, अब टाइम नहीं है, मैच्योरिटी लाओ। तो पौधा अभी मैच्योरिटी में, साइंस वाली बात बता रहा हूँ आपको, फिजियोलॉजी कि जैसे ही पौधा तैयार होगा कि ठीक है टेम्परेचर हाई हो गया है, मुझे ज्यादा मैच्योरिटी करना है, अभी मैच्योरिटी की तैयारी कर रहा था, उसके पहले फिर टेम्परेचर डाउन हो गया 10 दिन बाद। जैसे ही 25 जनवरी आई फिर टेम्परेचर डाउन हो गया। अब पौधा परेशान गेहूं का, अभी तो ऐलान हो गया था कि जल्दी जल्दी मैच्योरिटी करना है, अभी मैच्योरिटी मैनेज कर रहे थे, तब तक ठीक ठंडा टेम्परेचर हो गया। तो प्लांट में जो स्ट्रेस कंडीशन आई, जिसे हम लोग कहते हैं साइंस भाषा में टर्मिनल हीट, कि फसल के बढ़वार के समय एकाएक तापमान में परिवर्तन जो कि नहीं होना चाहिए हो गया, पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। इसी के कारण आप किसान भाई बहुत लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने गेहूं की बुआई 20 नवंबर के बाद की है, उन सारे किसानों के गेहूं मरे से या पतले से हो गए। बहुत सारे किसान भाई यही कहते थे कि हमने पानी कम लगाया था, इसलिए हुआ। पानी का कारण मुख्य नहीं है, मुख्य कारण है तापमान में वेरिएशन। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जब भी तापमान में वेरिएशन होगा, आपके गेहूं के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस पर भी हम लोगों ने मनन किया है कि विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में एक वैरायटी पूषा की है, उसका नाम लिख ले, जल्दी हो सकता है जनपद में अगले साल आ जाएगी, HT 3385। ये टर्मिनल हीट रेजिस्टेंट वैरायटी है, पूषा दिल्ली से निकल चुकी वैरायटी, अगले बार अपने जनपद में बीज आ जाएगा। HT 3385, जिस पर तापमान परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को चिंतित है। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में जब से युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में केवल आपके गेहूं की मांग है,
आप ही सबको गेहूं दे सकते हैं पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, अमेरिका, यूक्रेन, ये 5 देश थे जो सबको पहुंचा थे गेहूं। 2 भाई लड़ रहे आपस में, पछुआ हवा को भी आप उस पर भी आते हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ये बोला ना बीच में, उस पर भी आ रहे हैं। छोटे भी गाते किसान भाइयों के अरे मैंने सवाल किया है, मैंने आपसे सवाल किया क्या? अरे जी आपसे सवाल मैंने नहीं किया। अरे आप मैंने वैज्ञानिक सवाल मैंने वैज्ञानिक से किया। किसान भाइयों शांत रहिए, वैज्ञानिक से जवाब छोटे शांत रहिए और बातें जारी रहे, बीच बीच में आप किसान भाइयों देखिए, ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम आपका है। संवाद बनाए रखिए, विवाद को किनारे करिए। ये कार्यक्रम आपका है, महीने में केवल 1 दिन आपको मिलता है, आपको महीनों के लिए मिलता है, तो इसका पूरा लाभ दीजिए जब भी आइए। अभी उस पर भी आते हैं गुजरात भाई ने कहा, तो मैं ये कह रहा था कि किसान, अच्छा उनका प्रश्न उत्तर दे दें, प्रश्न है उस पर पाएंगे, शांत हो जाएंगे। 1 सेकंड अनुरोध करेंगे जी, देखिए, जो व्यक्ति कभी बीच में बोल रहा हो पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न करते हैं तो बड़ा मजा आता है। बीच बीच में कूद के आप इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो चले बीच में इनको हम थोड़ा संतुष्ट करने की कर दे रहे हैं। क्या है देखिए, इनका प्रश्न जायज है, अब ध्यान सुनिए। अभी वैरायटी नहीं मिलेगी, गेहूं के उत्पादन में यानी अभी 2 साल में मिले, कितनी मात्रा, सिंचाई की कितनी मात्रा, कितनी सिंचाई देना, गेहूं के उत्पादन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। यूरिया, डाई, पोटास, जिंक कितना डाल रहे हैं, दूसरा कितनी सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई कब कब कर रहे हैं। ठीक, तो उनका प्रश्न अच्छा है, इसलिए बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। होली के आसपास आपने गेहूं बुआई क्या जब किया है, चाहे आपने नवंबर किया है, चाहे आप दिसंबर तक किए हैं, आप ये ध्यान रखिए इस बात का, बाली निकलने के बाद, बाली से निकलने के बाद जब दूध बनता है, दूध बनने से बाली में दाने बनने तक लगभग लगते हैं 14 दिन। ये नोट कर लीजिए, बैठी चाहे जो हो, दूध बनने से लेकर दाने बनने तक लगते हैं 14 दिन। उस बीच में आपके खेत में 60% तक नमी होनी चाहिए। अब किसान भाई जाएगा कैसे हम जाने के हिसाब से नमी होनी चाहिए, तो उसका भी देखिए, खुरपा, कुदाली या फावड़ा जो आपके घर में हो, अपने खेत में पहुंचिए, मिट्टी खोदिए और मिट्टी हाथ में ले लीजिए और मिट्टी हाथ में बांध के रख लीजिए। अगर वो टूटे ना तो समझिए कि 60% है, अगर रखते ही वो भुरभुरी हो गई तो समझिए कि आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो निकलिए, ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि थंब रूल हम कहते हैं इसमें, कि कोई किसान जान जाए आसानी से। तो हमने क्या कहा कि अपने स्थान पर जनपद में आप लोग सब जानते हैं किसान भाई, आप लोग जुड़े हुए हैं खेत से, 2 सिंचाई गेहूं में या बहुत करते हैं 3 करते हैं, जबकि गेहूं में 5 सिंचाई रिकमेंड है तो 6, लेकिन पूर्वांचल में 5 अगर लेना है आपको 55-60 पर हेक्टेयर तो 5 से जरूरत पड़ती है। और 5 कब कब भी सुनिए, बुआई के 25 दिन बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद। अब अगर आप चाहते हैं कि केवल हम 3 सिंचाई करेंगे तो आपको हम 3 बता दे रहे हैं, 25 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद, 115 दिन बाद। अगर 3 ही करेंगे तो ये फार्मूला है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में सिंचाई के समय और कितनी बार सिंचाई करना है इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उत्पादन। एक चीज बताया था गेहूं के मामले में, बता देना बैटिंग बारे में, मैं बता दूं आपको कि गेहूं में जिंक की मात्रा किसान भाई डालते हैं आप लोग, तो क्या डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं कि जिंक डालते हैं?
तो मिल जाता है सल्फर भी डाला जाता है, जिंक भी डाला जाता है। हम बताइए क्या है वो डाला जाता है। मैंने इसीलिए छेड़ा है कि आप क्या डालना चाहिए, क्या डाल रहे हैं। अगर जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो डालना है आपको 25 किलो पर हेक्टेयर या 2.5 किलो पर बीघा, छोटा बीघा 10 वाला 2.5 किलो पर बीघा। और अगर जिंक डाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो 2.5 केजी पर बीघा। और अगर केवल जिंक डाल रहे हैं जो मालिक्यूल है तो केवल डालना है 1 किलो पर बीघा, छोटा बीघा। मतलब उसको डालना है 10 केजी। जिंक माने मोनो जिंक। उल्टा पड़ रहा है, ऐसा आपका नुकसान हो रहा है, लागत आपकी बढ़ रही है। 21% वाला जो है वो जिंक सल्फेट है और 35% वाला जो है वो जिंक है। जिंक डाल रहे हैं तो 1 किलो पर बीघा। ध्यान रखिए। अब आते हैं अभी चने की फसल, चना मटर तो किनारे हो जा रही है जंगल में, और मसूर, मटर को भी रिप्लेस करते हुए मसूर जगह ले रहे हैं। गुजरात में जो नहीं होते हैं अपने जनपद के लिए, जनपद सुल्तानपुर के लिए मसूर के जो दाने बड़े होते हैं जिसे हम लोग हल्का मसूर कहते हैं, उसको बोने से बचना है। वो हमारे लिए वैरायटी नहीं है, जनपद सुल्तानपुर के लिए वैरायटी नहीं है। जनपद सुल्तानपुर क्या 12 रंग की, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और शकरपुर जौनपुर, इन 5 जिलों के लिए स्मॉल साइज मसूर, जिस मसूर की साइज छोटी होती है वही मसूर। और जिस मसूर में की वैरायटी के आगे 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे तो बड़ा दाना, 2 लिखा रहे तो छोटा दाना, जिस पर 2 लिखा रहे वही वैरायटी। जैसे IPL 225, जैसे IPL 220, ये हमारे जनपद में शूट करेगी। एक वैरायटी और आई है शेखर 5, अभी नई वैरायटी आई 2020 में, कानपुर की वैरायटी है, छोटे दाने वाली है, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसको भी हम ले सकते हैं। शेखर 5 मसूर के। चने में बहुत वैरायटियां जनपद में आई है, बाग पर उपलब्ध है। अभी 2 वैरायटियां आई हैं। अपने जनपद में चने की बुआई बहुत सारे किसान धान के बाद करते हैं। हमने पहले बता दिया, जो खेती छोटी हो रही है तो जो जमीन उसमें सब करते हैं लोग। तो जो लोग चने की खेती धान की फसल काटने के बाद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो नवंबर में बुआई करते हैं चने, जबकि चने की बुआई का समय क्या है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। तो चूंकि आपकी क्लाइमेट और आपकी दशा ऐसी है कि आप नहीं कर सकते किसी कारण से, आपकी फसल लगी हुई है, तो जब आप नवंबर में चने की बुआई करें तो केवल एक वैरायटी वो शूट करेगी। एक क्या 2 वैरायटियां हैं, GNG 2144 वो शूट करेगी आपको धान के बाद, और दूसरी है सर बढ़िया है केशव IPC 2007। और जो चाहते हैं अक्टूबर में बुआई करना, तो एक नई वैरायटी आई 2020 की, वो है अटल, जिसका कोड है IPC 2005, जो बोलते हैं अक्टूबर में। तो हमको लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटी का चयन करना है कि हमारी कौन सी फसल थी। उसके पहले अगर खाली खेत था तो ये बोना अच्छा रहेगा, अगर हमारा धान था तो ये बोना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वैरायटी की पोटेंशियल दशा में अच्छी रहती है। अब उद्यान विभाग से आए हैं वैज्ञानिक, इसलिए उस पर हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में एक कीट है बैगन का, इसे कहते हैं सूट एवं फ्रूट बोरर। बैगन आप चाहे जब लगाइए, ये सूट और फ्रूट बोरर लगता ही है। और सबसे ज्यादा कीटनाशी बैगन पर पड़ता है। हमारे आपके थाली में जो बैगन आता है, अगर आप मंडी से लाए हैं तो आप समझिए कि क्या खा रहे हैं। हफ्ते में 2 बार पड़ता है कीटनाशी, तब वो बैगन आपकी थाली में आता है। ये बहुत चैलेंजिंग है। और सूट एवं फ्रूट बोरर ने इतना रजिस्टर डेवलप कर दिया है कि आपका कोई भी कीटनाशी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है, कोराजेन डाल करके किसान थक गया है, नहीं चुक रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्टर डेवलप कर लिया। जितने भी आप कीटनाशी यूज करते थे, सबके अगेंस्ट डेवलप कर लिया रजिस्टर से।
तो प्रश्न है कि अब क्या करेंगे? आपने सारे जहर दे दिए, सारी चीज कर लिए, तो एक मोड है आईपीएम का मोड है, और वो मोड आसानी से होगा क्योंकि अब गोरखपुर में भी एक खुल गया सेंटर है एनसीआईपीएम का, लखनऊ में था, इधर और खुल गया उसमें आरसीएम का। तो उसमें एक नया मालिक्यूल जो आया है, नाम लिख लीजिए आपको, फ्लूबेंडाएमाइड। फ्लूबेंडाएमाइड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ये ग्रेन्यूल्स है। फ्लूबेंडाएमाइड ये दानेदार होता है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। अच्छा थोड़ा सा इसके साइकिल से आपको बता दें, साइकिल इसकी जो खेती करते हैं बैगन की गड़बड़ी कहाँ हो जाती है। एक तो इसको जिस खेत में बैगन आपने खेती किया है इस बार, उस खेत में न लगाएं दूसरी बार। क्यों? क्योंकि ये नर्सरी से भी आता है, मृदा से भी आता है, और जब फल पक जाता है जिसमें ये लगता है उस फल से भी आता है। तो इसमें हाइजीन मेजर इशू है। अगर आपने उस पौधे को जिसमें ये कीट लगा था, उस फल को जिसमें ये कीट लगा था, आपने जमीन में नीचे 1 फीट नीचे नहीं गाड़ा जमीन में, और आपने अपने खेत में ही फेंक दिया, तो जब भी आप करेंगे तो उसका पहले से ही वहां पर होस्ट मौजूद रहेगा। जैसे ही आप रोपाई करेंगे फिर ये सक्रिय हो जाएगा। इसलिए इसमें हाइजीन का बहुत महत्व है। पान बोनर पर चर्चा कई बार हुई है। अरहर में और चना में एक ही कीट खतरनाक है, पान बोनर से कहते हैं फली छेदक। चने में किसान भाई सब जानते ही हैं, जहां पर चने के खेत में हर 10 लाइन के बाद या 5 कदम के बाद 1 लाइन धनिया बो देंगे। अगर जो लोग चना बोते हैं, चना में छिटवा बोते हैं, तो 5 कदम के बाद 1 लाइन धनिया की बो देंगे, तो फार्मूलर का आतन कम हो जाएगा। आप फार्मूलर कम से कम आएगा। और फिर प्रयास करिए बुआई के बाद मेड़ के चारों ओर 1 लाइन धनिया की महक कर दीजिए। धनिया की महक से इसके सारे कीट रिपेयर हो जाते हैं। हाँ, रुका हो जाता है। गलेला ज्यादा फैलने का कारण क्या है? ज्यादा दूसरा कारण आप खुद समझिए, कैसे फैलता ज्यादा ये। 1.5 फीट मतलब 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी, आधा फीट मतलब 15 सेंटीमीटर पौध की दूरी, ये व्यवहार में हो नहीं पाती। इसीलिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए अगर आप छिटवा बोते हैं, छिटवा बोने के बाद भी जब फसल हो जाए 40 दिन की, तो अपने खेत में बीज करिए और साग के रूप में आप निकाल लीजिए कुछ पौधों को, कुछ पत्तियों को, और उनको जो है वर्टिकल कर दीजिए। कम से कम आधा फीट की दूरी मेंटेन हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे खेत में फार्मूलर का इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हो ही जाता है तो लिख लीजिए उसका नाम, अगर हो जाता है। एक बहुत आया है, बहुत ही सेफ है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न ग्रेन पर है न सॉइल पर है। कार्बोसल्फान 65 ml पर बीघा, जो छोटे बीघे काश्तकार हैं, 650 ml पर हेक्टेयर। और ये जो बता रहा हूं कार्बोसल्फान, ये अरहर के केस में और चना में दोनों लागू होगा, दोनों प्रयोग करते हैं। अब किसान भाई के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अगर लाइन से बुआई करें, हाँ बता रहे हैं, लाइन से लाइन 1.5 फीट, पौध से दूरी आधा फीट, 45 × 15।